Hello, my beautiful ocean family. Welcome back to my dream world. The unaccepted love between vampire and mermaid क्या नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि मॉडर्न वर्ल्ड का जोजान प्रेग्नेंट है और अब आगे किरण ने जियांग फेमियांग को बताया था कि लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था। तभी किरण को किसी को फ़ोन लगाने के लिए रूम से बाहर जाता है। ओह हेलो डैड, सामने वाला इंसान कहता है। अब आपने क्या किया है बेटा? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैंने कुछ किया है? ओह डैड, आपकी आवाज़ बता रही है। और हाँ, आप मुझे तभी फ़ोन करते हैं जब आप कोई बड़ी मुसीबत में होते हैं। बेटा, तुम अपने पिता को बहुत अच्छे से जानते हो। वैसे डैड, आपने बताया नहीं कि अब आपने नया क्या एक्सपेरिमेंट किया है। किरण हिचकिचाते हुए कहता है, बेटा मैंने किसी को प्रेग्नेंट किया है। सामने वाला इंसान अपने चेयर से नीचे गिर पड़ता है और चिल्लाता है, डैड आपने किसी को प्रेग्नेंट किया है? किरण ने मासूमियत से कहता है, एक लड़के को। अब उसका बेटा कहता है, डैड आज आपको हॉस्पिटल में कुछ काम नहीं है जो आप मुझे बकवास जोक सुना रहे हैं? किरण कहता है, नहीं बेटा, मैं सच में कह रहा हूँ। अब सामने वाला इंसान थोड़ा गुस्से से कहता है, डैड मैं अब माँ को बताने दूंगा कि डैड को अब लड़के पसंद है। किरण कहता है, क्या? नहीं नहीं बेटा, ऐसा कुछ सोचने मत। आप जैसा सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। तो आप मुझे आखिर ये कैसे बात? वैसे मैं तुम्हें फ़ोन पर कुछ नहीं समझा सकता बेटा। आप अभी यहाँ हॉस्पिटल आ सकते हैं? सामने वाला इंसान हाँ कहते हुए सीट से खड़ा होता है और ऑफिस से निकलता है। किरण फ़ोन रखता है और आहें भरता है। फिर वह जान के पास आता है। अंदर फेंगमिया किरण को आते हुए देखकर फिर से पूछता है, आखिर क्या ये सच है? अगर ये सच है तो कैसे? किरण कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ऐसा लगता है कि जान एक विशेष बच्चा है और हम उसके कुछ टेस्ट कराएंगे और साथ ही उसकी सोनोग्राफी से उसकी जांच करेंगे। फेंगमिया मैडम यू दोनों नोट करता है। थोड़ी देर बाद वहाँ एक बेहद ही खूबसूरत इंसान आता है और डॉक्टर किरण से कहता है, डैड। किरण उसे देखते हुए मुस्कुराता है और उसे हक करता है और कहता है, बेटा। वक्त तोड़ते हुए वह फेंगमियांग यूज के उन्हें अपने सामने बेटे से मिलवाता है। फेंगमियांग और मैडम यू, ये मेरा बेटा है हाइक्वान। हाइक्वान दोनों को ग्रीट करता है। फेंगमियांग और यू नोट करते हैं। हाइक्वान कहता है, पिताजी अब आप मुझे बताएंगे कि क्या हुआ और कैसे? किरण उसे सारी बातें बताता है कि कैसे गलत इंजेक्शन उसके डॉक्टर ने लगाया और फिर ये जान प्रेग्नेंट हो गया। ये बातों को सुनने के बाद हाइक्वान थोड़ा सा शांत हो जाता है। साथ ही उसे आश्चर्य होता है और वो जान को देखता है। फिर पिताजी आखिर ये बच्चा किसका है? किरण ऑकवर्डली मुस्कुराते हुए आइकॉन को देखता है और कहता है, वो बेटा ये तो क्या पिताजी? वेट, इसका मतलब है कि वो बेटा? और हाइकॉन रुक जाता है। ये ईबो का बेटा है ना? अब हाइक्वान चेयर पर बैठ जाता है और अपना सिर पकड़ लेता है। डैड आपने ये क्या किया? अगर उसे पता चला तो? आपने किसको प्रेग्नेंट किया है, वह भी उसके चाइल्ड के साथ? तो पता नहीं कौन सी आंधी तूफान या सुनामी आ जाए। मुझे पता है बेटा, लेकिन वह ना किसी से शादी करना चाहता है और ना ही किसी को डेट करना चाहता है। वो तो अपने ही दुनिया में लगा रहता है। लेकिन पिताजी, अब आप उसे ये बात कैसे बताएंगे? किसने कहा हम उसे बताने वाले हैं? लेकिन पिताजी, ये उसका हक है, उसे बताना ज़रूरी है। किरण और हाइक्वान दोनों अपनी बातों में ही थे जब हाइक्वान को मैडम यू आगे आते हुए कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम उस बच्चे को पूरे 9 महीने रखने चाहते हो क्योंकि ये तुम्हारे बेटी का बच्चा है? और मेरे बेटी का क्या? किरण, तुम इतने स्वार्थी कैसे हो सकते हो? अब किरण के बजाय हाइक्वान जवाब देता है, आंट यू, जो जान की शरीर ठीक नहीं है, लेकिन अगर वह और इस साल
के अंत तक कोमा में रहता है तो उसका ब्रेन अपने कार्य को करना पूरी की तरीके से बंद कर देगा और साथ शायद हाइक्वान आगे रुक जाता है। जियांग चेंग जो हाइक्वान की बातें सुन रहा था आगे आते हुए कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? मेरा भाई आगे कोमा में रहेगा तो क्या होगा? हाइक्वान चेंग को देखता है और कहता है, अचेंग तुम यहाँ कैसे? और ये तुम्हारा भाई है? लेकिन तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तीन बड़े लोग इन दोनों की बातों को सुनते हुए देखते हैं। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तीनों बड़े एक साथ ही कहते हैं। दोनों को समझ में नहीं आता कि अब इन बड़ों को कैसे समझाए। अब तो इनका भांडा फूट चुका था। हाइक्वान कहता है, डैड अचेंग मेरा बॉयफ्रेंड है। किरण कहता है, क्या? कितने दिनों से? क्वान कहता है, दिनों से नहीं पिताजी, सालों से। बड़ों को सदमा लगता है। हम 4 सालों से एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। चेंग उनका ध्यान दूसरी तरफ करने के लिए कहता है, क्वान अब मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? अगर जान कोमा से नहीं उठता तो क्या होगा? अचेंग, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था, लेकिन जान के पास बहुत कम समय है और जान के बच्चों को जन्म देता है तो यह अच्छी बात होगी, क्योंकि कम से कम जान की निशानी तुम्हारे पास रहेगी, है ना? चेंग के आँखों में आंसू आ जाते हैं। चेंग रोने लगता है। हाइक्वान उसे हक करते हुए समझाने लगता है। मैडम यू भी फेंग मैंग के साथ रोने लगती है। अब माहौल बहुत ही सैड हो चुका था। तभी ज़ोर से एक आवाज़ होती है। सब उस तरफ देखने लगते हैं और मैडम यू दौड़ते हुए जाती है क्योंकि उनकी बेटी फर्श पर बेहोश पड़ी हुई थी। सब उसे उठाकर दूसरे बेड पर ले आते हैं। थोड़ी देर बाद जब उसे होश आता है तब उसे याद आता है कि उसने क्या सुना था। वो अपने अजान के बारे में सोचकर फुट फुट कर रोने लगती है। माँ, हमारा अजान! और ज़ोर ज़ोर से फिर से रोने लगती है। हमें वो छोड़ने वाला है माँ, क्या हम उसे बचा नहीं सकते माँ? मैडम यू यानली को शांत करने लगती है और उनकी आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। मैडम यू यानली को शांत करने की पूरी कोशिश करती है। थोड़ी देर बाद जब दरवाज़ा खुलता है तब चेंग, हाइक्वान, पेंगमैन और किरण सब अंदर आते हैं। किरण कहते हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हम जान को यहाँ घर शिफ्ट कर सकते हैं और हम वहाँ जान की और भी ज़्यादा देखभाल कर सकते हैं। साथ ही 24 घंटों तक हम जान के साथ रह सकते हैं। मैडम यू कहती है, लेकिन हम ये सब कैसे करेंगे? किरण कहता है, मेरे पास एक योजना है। हम क्यों ना हम चेंग और हाइक्वान की शादी करवा दें। उसी बीच हम जान को हमारे वहाँ हवेली में शिफ्ट कर सकते हैं। दोनों शौक, क्या? ये कब डिसाइड हुआ? पेम्या कहते हैं ये अभी डिसाइड हुआ। और वैसे भी आप 4 सालों से डेट कर रहे हैं। अगर शादी हो जाए तो क्या बुरी बात है? दोनों शर्माते हैं। टाइम स्किप होता है 2 दिन बाद। एक बड़े से हवेली के अंदर जहाँ हर तरफ शोर था, लेकिन एक इंसान था जो बेहद ही डरावना लग रहा था। उसकी आवाज़ बेहद ही डरावनी थी। सब उससे डरते हैं, अपने कामों को धीमा धीमा करने लगते हैं, कुछ तो रुक से जाते हैं डर के कारण। तभी वो इंसान एक बटलर से कहता है, यहाँ क्या हो रहा है? बटलर आगे आते हुए कहता है, सर, हाइक्वान सर की शादी होने वाली है, इसलिए सर ने कहा है कि पूरे कमरे को सजाया जाए, पूरे हवेली को डेकोरेट करने की जिम्मेदारी हमें दी गई है, इसलिए हम लोग तैयारी पर लगे हुए हैं। वो इंसान कहता है, ये कब डिसाइड हुआ? तभी वो आगे हाइक्वान आते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, इबो, क्या हुआ भाई? आपने मुझे बताया नहीं कि आपकी शादी होने वाली है। कौन कहता है, लेकिन मैंने तुम्हें बताने का मौका तुमने कब दिया? तुम अपने कमरे में दिन भर रहते हो, बाहर तक नहीं आते। आखिर तुम कब बाहर निकलने की कोशिश करोगे?
ईबो कुछ नहीं कहता और सीधा अपने कमरे में निकल जाता है। आइकुआन पीछे से सर हिलाते हुए कहता है, पता नहीं इस क्या हुआ है, ये हमेशा इस तरह बर्ताव क्यों करता रहता है। जब ईबो अपने कमरे में जा रहा था तब उसने देखा कि उसी के बाजू का जो रूम था उसे भी ठीक कराया जा रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इस मंजिल पर ये कमरा क्यों तैयार किया जा रहा है। वो कुछ ना कहते हुए वहाँ से फिर से अपने कमरे की ओर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ हाइकुआन और चेंग दोनों उस कमरे के अंदर आते हैं। कमरे को पूरा विंग जियोजान के पसंद से डेकोरेट किया गया था। उसके पसंद के हिसाब से सब तरफ कलर्स, उसकी पसंदीदा बुक्स, यहाँ तक कि ऐसा लग रहा था कि जैसे ज़िंदा इंसान के लिए वो सब कमरा तैयार किया जा रहा हो, तो जो उठेगा और अपनी चीज़ों को देखेगा। लेकिन चेंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं क्योंकि उसे पता था कि उसका भाई ये सब नहीं देख सकता। फिर भी वो अपनी पूरी कोशिश करता है कि वो यहाँ अच्छा महसूस करे। हाइकुआन चेंग के पीठ को सहलाता है और उसे अपने करीब खींच लेता है। एक पूरा हफ्ता शादी की तैयारी और सब हो जाता है। शादी धूम धमाके से नहीं बल्कि बहुत ही शांत तरीके से की जाती है। ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया जाता, सिर्फ फैमिली मेम्बर्स ही थे जिनके साथ उन्होंने शादी की थी, क्योंकि चेंग नहीं चाहता था कि ज़्यादा भीड़ हो। और हाइकुआन को भी पता था कि चेंग उदास था क्योंकि उसका भाई कोमा में था और वो लोग शादी कर रहे थे। तभी हाइकुआन और चेंग दोनों की अब शादी हो चुकी थी। दोनों ने एक दूसरे को किस करके अपनी शादी को पूरा किया। आखिरी रस्म होने के बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए, लेकिन आज ईबो को कुछ तो भी अलग लग रहा था। पता नहीं, उसे कुछ तो अजीब महसूस हो रहा था, इसलिए वो अपने कमरे में चला गया। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसे कुछ लगा कि उसके बाजू के कमरे में कोई तो है, तो बड़ी ही क्यूरियोसिटी के साथ वो उस कमरे के अंदर जाता है और देखता है कि एक बेहद ही खूबसूरत इंसान वहाँ सोया हुआ था, जैसे कोई स्लीपिंग ब्यूटी हो। लेकिन उस इंसान का पेट थोड़ा बड़ा हुआ था। ईबो उसके पास जाता है, तब उस इंसान के शरीर से एक बेहद ही खूबसूरत सी खुशबू ईबो को बहुत पसंद आती है। ईबो आगे जाते हुए उस इंसान को देखता है, उसके चेहरे को छूता है और बाद में उसके पेट में जब वो अपना हाथ लगाता है तो पता नहीं, अचानक कुछ तो अलग सा महसूस होता है, इसलिए वो झट से अपने हाथों को पीछे कर लेता है। लेकिन ईबो को ये पता ही नहीं था कि जिस इंसान को उसने छुआ है, उसके छूने की वजह से उस इंसान की बॉडी ने कुछ तो रिएक्ट किया है, जिसका पता हाइकुआन और उसके पिता लैन किरेन दोनों को पता चल जाता। इसलिए वो दौड़ते हुए उस कमरे की ओर आने लगते हैं। दोनों अंदर आते हुए देखते हैं तो ईबो जान के पास था और जान की हार्ट बीट्स थोड़ी बढ़ चुकी थी। इसलिए वे दोनों ईबो के पास जाते हैं और कहते हैं, तुमने उसके साथ क्या किया? लेकिन ईबो उन्हें बताता है, उसने तो कुछ नहीं किया, बस उसने उसको छुआ और बस उसके पेट को छुआ। लेकिन उसके पेट को छूने के बाद उसे कुछ अजीब सा लगा। ये कहने के बाद ईबो रुक जाता है और हाइकुआन और किरेन दोनों एक दूसरे को देखते हैं। किरेन कहता है, क्या तुम उसके पेट को फिर से छूना चाहोगे? ईबो कहता है, क्यों? मैं उसको क्यों छूँ? जैसे तुमने पहले छुआ था वैसे ही छुओ, बस इतना ही। ईबो नोट करता है और फिर से उसके पेट पर हाथ रखता है। फिर से हार्ट बीट्स बढ़ने लगती है। लैन किरेन और हाइकुआन मुस्कुराते हैं और कहते हैं, लगता है कि जान की बॉडी तुम्हें पहचानती है। क्या पिताजी? ये इंसान, मैं उसे जानता तक नहीं। क्या आप उससे जानते हो?
लैन किरण कहता है, बेटा ये हमारा पेशेंट है और ये प्रेग्नेंट है। ईबो बड़ी आंखों से अपने पिता को देखता है और कहता है, पिताजी ये लड़का है और ये प्रेग्नेंट कैसे हो सकता है। लैन किरण कहता है, बेटा ये एक विशेष बच्चा है जो प्रेग्नेंट हो सकता है। ईबो क्यूरियोसिटी से अपने पिता को देखता है और कहता है, लेकिन पिताजी ये तो सोया हुआ है, तो इसे प्रेग्नेंट किसने किया। लैन किरण आगे कुछ कहने ही वाला था, तब हाइक्वान उसे बीच में टोकता है, ईबो ये बड़ी लंबी कहानी है, हम फुर्सत से आपको बता देंगे, ठीक है, अब आप सोने जा सकते हैं। ईबो कहता है, नहीं, मैं आखिर ये देखना चाहता हूँ कि आखिर ये इंसान सोया हुआ क्यों है। हाइक्वान कहता है, बेटा ईबो ये कोमा में है। अच्छा, ऐसा कहते हुए ईबो वहाँ से आगे कुछ ना पूछते हुए वहाँ से चला जाता है। लैन किरण हाइक्वान से कहते हैं, आखिर तुमने मुझे क्यों नहीं बताना दिया कि ये उसका बच्चा है। हाइक्वान कहता है, पिताजी क्या आप अभी आंधी तूफान लाना चाहते हैं घर में। किरण कहता है, नहीं बेटा, मैं ऐसा नहीं चाहता था, लेकिन उसे जानने की ज़रूरत है ना, तुमने ही तो कहा था। किरण कहता है, हाइक्वान कहता है, पिताजी अभी हमारी शादी हुई है और आज मेरा स्पेशल डे है, आप इसे बर्बाद करना चाहते हैं। किरण कहता है, नहीं बेटा, मैं तो ऐसा सोचा ही नहीं। फिर बाद में हाइक्वान और किरण दोनों जान को देखने लगते हैं। जान की कंडीशन नॉर्मल थी, लेकिन थोड़ा सा कुछ तो चेंज हुआ था। दोनों को कुछ समझ में नहीं आता। दोनों सब देखने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। इधर ईबो के कमरे में ईबो सोचने लगता है कि आखिर ये इतना सुंदर इंसान कोमा में क्यों चला गया, वो कितना सुंदर है। और फिर से अपने ख्यालों को झटकता है और कहता है, अरे मैं तो इसे अभी अभी ही तो मिला हूँ और ये मुझे अपने ओर अट्रैक्ट कर रहा है, नहीं ये नहीं हो सकता। और ये सोचते हुए वो अपने को सो जाता है। क्या ईबो के छूने की वजह से जान कोमा से बाहर आएगा? जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू, बाय।